यह बात है 5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम दे देते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरंगी अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगे? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट कमल सिंह। कहानियां देखने में नहीं सुनने में अच्छी लगती है। आप अपने कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी को पूरा सुनें। जैसा कि हमने बताया, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने काम में बिजी थे, तभी शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अयागरी साई कृष्णन बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अयागरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरकंडी अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए बांद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद जब भांजी मोबाइल पर फ़ोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अयागरी साई कृष्ण खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अयागरी ने बयान दिया था कि आखिर बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कन्फर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अयागरी के साथ ही बाहर गई थी? अप्सरा की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अयागरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को वृद्धाचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अयाग द्वारा बताए गए अनुमान ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया जाता है। अयागरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं। लड़की का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक-एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें, और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अयागरी साई कृष्णन के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह अयागरी का यह बयान तो सही पाया जाता है कि आखिर बार अप्सरा उसके साथ घर के बाहर गई थी। अब पुलिस वाले अयागरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में अयागरी अपनी कार में अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयागरी द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अयागरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले एक बार फिर से अयागरी से भी पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अयागरी से पूछताछ की
शुरुआत होती है तो पुलिस के सामने वह हड़बड़ा सा जाता है और दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब अयागरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। अब अयागरी अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होना शुरू हो जाता है और अब अयागरी से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अयागरी पुलिस वालों को नई नई कहानियाँ सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसे लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो अयागरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब यह अय्यागरी मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अय्यागरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी को अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यागरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को वहीं अपनी कार में बिठाया। फिर वह उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अय्यागरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार यह गरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अय्यागरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटे और फिर उसे अपनी कार की डिक्की में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वह एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तले में लग जाता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है। इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है, इसलिए अब वह लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिक्की में रखकर वह उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मेन हॉल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर था तो अय्यागरी अपनी कार को इसी मेन हॉल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मेन हॉल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसलिए अय्यागरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मेन हॉल के ऊपर ढलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी ढालने के बावजूद अगले दिन अय्यागरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मेन हॉल से बाहर आ रही है। इसलिए वह फिर मिट्टी हटाकर पहले मनोल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अय्यागरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्यागरी ही लेकर बाहर गया है। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक न हो इसलिए अय्यागरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है। मगर उसकी यह चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसकी झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यागरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यागरी कुछ और चौंका देने वाले खुलासा करता है। अय्यागरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागरी पिछले काफ़ी समय के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अय्यागरी पर दबाव बनाने लगी है। अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर अय्यागरी के सामने समस्या यह थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। क्योंकि अप्सरा और अय्यागरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा के लाख जिद के बावजूद अय्यागरी शादी के लिए मना करता रहता है। इस बीच अय्यागरी के समझाने पर अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती है। ऑपरेशन के बाद भी वह लगातार अय्यागरी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। इसके बाद अय्यागरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहाँ से उसे समझाने की कोशिश करता है
कि वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता, मगर यह भी अप्सरा कुछ समझाने के लिए तैयार नहीं होती है। अय्यागरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझाने के लिए राजी नहीं होती है, तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वहीं लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उस अप्सरा के मरने की यकीन नहीं हो जाता। इस खुलासे के बाद अय्यागरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है।